रोजगार लोचशीलता। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जीडीपी में जो वृद्धि होती है उसके बाद हमारे देश में रोजगार में कितनी वृद्धि हो रही है, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, रोजगार लोचशीलता कहते हैं। मतलब कि जिस अनुपात में जीडीपी में वृद्धि हो रही है, या जीडीपी में मान लीजिए सपोज 10% की वृद्धि हो रही है और रोजगार में कितनी वृद्धि हो रही है, सपोज 1% की वृद्धि हो रही है, 1/10, यानी कि रोजगार की यदि 10% की जीडीपी में वृद्धि हो तो 1% क्या हो रहा है कि हमारी रोजगार में वृद्धि हो रही है। इसी को क्या कहते हैं, रोजगार लोचशीलता कहते हैं। मतलब कि जीडीपी में वृद्धि के परिणाम स्वरूप रोजगार में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, रोजगार लोचशीलता कहते हैं। क्योंकि इस बार बजट सर्वे में मेंशन था, तो सर्वे में चीज़ों को जो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं शब्दावलियों का, जब बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें बैंकिंग सेक्टर से जितने शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में बताऊंगा। अभी इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें ये जानना जरूरी है कि रोजगार लोचशीलता क्या है। तो जीडीपी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप रोजगार में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उसी को क्या कहते हैं, रोजगार लोचशीलता कहते हैं। आप लोगों को समझ में आई कि रोजगार लोचशीलता है क्या। ऐसा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जीडीपी में वृद्धि हो जाती है और रोजगार में वृद्धि नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, रोजगार विहीन समृद्धि कहते हैं। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आप लोग देखते होंगे कि एक ओकुन्स लॉ है। ओकुन्स लॉ कहता है कि यदि अर्थव्यवस्था में 3% की जीडीपी में वृद्धि हो जाए तो क्या होता है कि 1% एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या है कि जीडीपी आप लोग देखते होंगे काफी तीव्र गति से बढ़ रही है अन्य देशों की तुलना में, किंतु फिर भी हमारे देश में क्या है, रोजगार बहुत अधिक मात्रा में नहीं बढ़ पा रहा है, या गरीबी हमारी बहुत अधिक मात्रा में नहीं बढ़ पा रही है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, हिंदी में उसको टपकन कहते हैं या ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, पढ़े इसका नाम सुने, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। नाम सुना है आपने इसका, ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है। जब पहली पंचवर्षीय योजना अपनाई गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना अपनाई गई, तो सरकार का कहना यह था कि हमें क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, अपनी समृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। और समृद्धि एक ऐसी चीज है कि यदि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ में वृद्धि होगी तो आपका विकास अपने आप होगा, और उसमें से क्या होगा, आपको अपने आप क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार के साथ साथ क्या होगा कि लोगों की गरीबी अपने आप दूर होगी। ऐसा उनका मानना यह था कि क्योंकि ग्रोथ कब बढ़ेगी, जब उत्पादन बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास आय आएगी तो लोग और क्या करेंगे, मांग बढ़ाएंगे, तो सर्कल चलता रहेगा। और क्या होगा कि यदि एक बार ग्रोथ में वृद्धि हो गई तो ये क्या होगा कि अपने आप इन लोगों का भी विकास होता रहेगा। हो सकता है कि उन लोगों का विकास ज्यादा तीव्र गति से हो, इनका कम हो, लेकिन इनको भी पर्याप्त मात्रा में इनका रोजगार मिलता रहेगा और इनका भी विकास होता रहेगा। ये लगभग चौथी पंचवर्षीय योजना तक सरकार का क्या था, एक कहा जाए कि उनकी नीति ये थी। कभी भी आप लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजना या दूसरी, तीसरी, चौथी में कभी ये नहीं सुने होंगे कि डायरेक्ट क्या है, रोजगार के बारे में बात की गई या गरीबी के बारे में बात की गई, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि यदि हम लोग ग्रोथ को कंट्रोल कर लिए, ग्रोथ में एक मतलब एक उसका लेवल प्राप्त कर लिए, तो इन सब सारी चीजें क्या है, अल्टरनेट है, अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हुआ क्या कि भारत में ग्रोथ रेट वृद्धि हुई, तब भी क्या हुआ कि रोजगार और क्या हुआ कि इसी को क्या कहते हैं, जो भी मैंने बताया, इसी को क्या कहते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, यानी कि रिसाव प्रभाव, टपकन प्रभाव, यानी कि रिसाव प्रभाव एक भी इसको कहते हैं हिंदी में, कि क्या होगा कि ग्रोथ ऊपर से होगी तो उसका प्रभाव जो होगा वो नीचे तक आएगा। बड़े बड़े यदि इंडस्ट्रियां खुलेंगी तो उसके द्वारा क्या होगा, निम्न वर्ग के लोग भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि उनको बदले में क्या होगा, रोजगार मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं, टपकन इफेक्ट या ट्रिकल डाउन इफेक्ट। अक्सर पूछ लिया जाता है कि है क्या है। तो आप लोग समझ गए ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या था, कि ग्रोथ में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप यह माना जाता था कि उसका प्रभाव निम्न वर्ग के लोगों को अपने आप हो जाएगा, और हमें क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से रोजगार या गरीबी में प्रभाव डालने की या मतलब उसमें प्रहार करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ठीक, लेकिन
लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ कि इसमें अप्रोच में थोड़ा चेंजेस लाए गए और ये हुआ कि हमें क्या करना चाहिए कि रोजगार पर या गरीबी पर, आप लोगों ने देखा होगा ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था ना, और डायरेक्ट क्या था कि आप लोग 1970 के बाद से 75 से 80 के बीच में देखेंगे सबसे ज्यादा योजनाएं जो चलाई की गई थी वो रोजगार से और या गरीबी को दूर करने के लिए चलाई गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम देखेंगे और जो बहुत सारे सूखा राहत प्रोग्राम है, ट्राइसेम है, ट्राइफेड है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक बहुत सारी योजनाएं लाई गई थी। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, जब पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि सरकार रोजगार विहीन समृद्धि, यानी कि जब समृद्धि में वृद्धि हुई और रोजगार में वृद्धि नहीं हुई तो क्या हुआ कि सरकार ने ऐसा प्रयास करना शुरू किया कि डायरेक्ट इन पर जोर देना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो रोजगार लोकशीलता का मतलब यह है कि जीडीपी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप क्या है कि जब आपकी उसे जिस अनुपात में रोजगार में वृद्धि होती है उस अनुपात को क्या कहते हैं, रोजगार लोकशीलता कहते हैं। ठीक है, दूसरा एक चीज था क्राउड आउट प्रभाव होता है। इस बार क्राउड आउट की जगह पर क्राउड इन लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में कि क्राउड इन क्या है। तो पहले आप जब लोग क्राउड आउट समझेंगे तभी क्राउड इन समझ पाएंगे। देखिए, क्राउड आउट प्रभाव जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कहते हैं कि क्राउड आउट प्रभाव की बात करते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री, बस आप लोग इतना जान लीजिए कि जो प्राचीन, क्लासिकल मतलब होता है प्राचीन अर्थशास्त्री, यानी कि जो एडम स्मिथ थे, मार्शल का नाम सुने होगे, एडम स्मिथ का नाम सुने होगे, पीकू का नाम, माल्थस का नाम सुने, का नाम, रिकार्डो का नाम। तो ये सब सिद्धांतवादी अर्थशास्त्रियों का कहना यह था कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, क्राउड आउट प्रभाव होता है। क्राउड आउट का मतलब ये होता है कि लोग मान लेते हैं कि मनी सप्लाई क्या है, मुद्रा की पूर्ति क्या है, स्थिर है। ठीक है, तो जब मुद्रा की पूर्ति स्थिर होगी उसके द्वारा ये पहली मानता है क्राउड आउट। यदि मनी सप्लाई स्थिर नहीं होगी तो क्राउड आउट काम नहीं करेगा। उनका कहना यह था कि मनी सप्लाई यदि स्थिर है, यानी मुद्रा की पूर्ति स्थिर है, तो क्या होगा कि यदि सरकार निवेश करेगी, मान लीजिए कोई अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है तो सरकार निवेश करेगी तो क्या होगा कि मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग बढ़ेगी, सरकार मार्केट से क्या करेगी, पैसा निकालने की कोशिश करेगी। तो पैसा निकालने की कोशिश करेगी तो क्या करेगी कि बांड के मूल्य और शेयर के मूल्य और या फिर ब्याज दर बढ़ाएगी। भाई लोग, सरकार लोगों से यदि अर्निंग करना चाहती है, पैसा वसूलना चाहती है मार्केट से या व्यक्तिगत लोगों से, तो क्या है, आपको बाध्य नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको क्या है, लुभा सकती। तो कोई बांड की कीमत यदि 8 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये में आपको 8 रुपये ब्याज मिल रही है, 8 की जगह 10 रुपये मिलने लगे या 12 रुपये मिलने लगे, तो आप हो सकता है कि जो 100 रुपये अपने पॉकेट में रखते थे वो क्या करें कि बांड खरीदना शुरू कर दें। तो ये क्या है कि एक तरफ तो इसमें हुआ क्या, ब्याज दर बढ़ गई ना। तो क्राउड आउट प्रभाव ये था कि यदि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई स्थिर है तो सरकार यदि व्यय करती थी तो उसके द्वारा क्या होता था कि ब्याज की दरें बढ़ जाती थी। अब जब ब्याज की दरें बढ़ जाती थी तो उसकी वजह से होता क्या था, जो निजी निवेश होता था, निजी निवेश और सार्वजनिक निवेश में अंतर समझ रहे हैं ना। निजी निवेश का मतलब है हम सब आप लोग व्यक्तिगत निजी क्षेत्र के द्वारा कोई भी निवेश किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों के द्वारा कोई भी निवेश किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, निजी निवेश कहते हैं। तो क्राउड आउट का मतलब यह है कि जब अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा निवेश किया जाता था तो उसकी वजह से क्या है कि ब्याज की दरें बढ़ जाती थी, और जब ब्याज की दरें बढ़ जाती थी तो उसकी वजह से क्या होता था, निजी क्षेत्र क्या है, निजी निवेशक क्या है, हतोत्साहित होते थे, यानी कि निजी निवेश क्या है, बाजार से बाहर हो जाते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, क्राउड आउट कहते हैं। क्राउड आउट का मतलब आप लोग समझे कि जब बाजार में मनी सप्लाई के स्थिर होने के कारण सरकार क्या करती है, निवेश में वृद्धि लाती है, तो उसके कारण क्या होता है, ब्याज की दरों में वृद्धि हो जाती है। और जब ब्याज की दरों में वृद्धि हो जाती है, थोड़ा सा इस तरह बता दें तो समझ में आएगा। ये जो सिंबल मैं बता रहा हूँ ये फिक्स का है, यानी कि मनी सप्लाई क्या है, एमएस क्या है, मान लीजिए मनी सप्लाई, ये क्या है, फिक्स। ठीक है, जब मनी सप्लाई स्थिर है और इसके द्वारा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ब्याज की दरों में वृद्धि होगी, और जब ब्याज की दरों में वृद्धि होगी तो क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा,
इसमें क्या होगा, कमी आएगी। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी इसी को क्या कहते हैं, क्राउड आउट कहते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आया क्राउड आउट क्या है, किसी को कोई समस्या? अब चूंकि गवर्नमेंट क्या है, ऐसी नीतियां लाना चाहती है या ऐसी पॉलिसियां लाना चाहती है जिससे क्या है कि क्राउड आउट ना हो, क्राउड इन हो। क्राउड इन जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि सरकार यदि इन्वेस्टमेंट करे तो ऐसी नीतियों के तहत करे, जैसे सपोज कैसा होगा, जैसे सरकार क्या करे, मैंने कल बता रहा था ना आपको, फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज के बारे में बात किया था ना, अग्रगामी श्रृंखलाएं या पश्चगामी श्रृंखलाओं के बारे में। तो सरकार यदि आपका क्या करे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में खर्च करे, आधारभूत संरचना के बारे में खर्च करे, उस क्षेत्र में खर्च करे, आपका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे, तैयार कर दे, जिससे कि आप आसानी से क्या है उद्योग स्थापित कर सकें। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ब्याज दरों में वृद्धि नहीं आएगी, कमी होगी। और क्या हो, और हाँ एक चीज और कि मतलब बैंकों को ये बाध्य करे या फिर मनी सप्लाई ऐसा नीतियां, मौद्रिक नीति ऐसी बनाई जाए जिससे क्या हो कि ब्याज की दरों में वृद्धि ना हो, कमी आए, यानी कि रेपो रेट जो है वो बढ़ा के ना घटा दिया जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों पॉलिसियां काम करेंगे। देखिए, फिजिकल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, दोनों नीतियां काम करें, यानी कि राजकोषीय नीति क्या काम करे कि सरकार क्या करे, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाए। और पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, यानी कि आपकी आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए किया जाए। और दूसरी तरफ से सरकार क्या करे, मौद्रिक नीति के तहत क्या करे कि ब्याज की दरों में कमी लाए। इसकी वजह से क्या होगा कि निजी निवेश प्रोत्साहित होगा कि हतोत्साहित होगा, प्रोत्साहित होगा। उस स्थिति को क्या कहेंगे, क्राउड इन कहेंगे। तो क्राउड इन आप लोगों को समझ में आया क्या है क्राउड इन? अक्सर स्टेटमेंट में मान लीजिए जब यूपीएससी देने जाते हैं, स्टेटमेंट में पूछ देता है कि क्राउड इन क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। मैं पिछले बार का क्वेश्चन आपसे बता रहा हूँ, एफडीआई के बारे में जाके यूपीएससी क्वेश्चन देखिएगा। एफडीआई के बारे में पूछा हुआ था, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में। 4 ऑप्शन दिए हुए और चारों ऑप्शन सही, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जो गलत। उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज जब दिए जाते हैं तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक आप क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज, यदि आप यूपीएससी लेवल के लिए चीजें देख रहे हैं तो आप कंसेप्चुअल चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ये चीज है क्या, क्यों है, कैसे है, क्यों आया है, क्यों इसका अस्तित्व है, क्यों चेंज हुआ। इन सब सारी चीजों के यदि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो आपको चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, अगला इस बार एक चर्चा में आया था हेडविंड। इस बार एक इसकी हिंदी है वैश्विक बाधाएं। हेडविंड क्या है? देखिए, जब कोई जो मतलब एरोप्लेन होता है या हवाई जहाज होता है जो उड़ता है तो क्या करता है कि उसके अगेंस्ट या है उसके विपरीत हवाएं चलती हैं। तो क्या है कि उस हवाई जहाज को मतलब एक तरफ से काफी तीव्र गति से चलना पड़ता है जिससे उन हवाओं को क्रॉस कर सके। उसी को क्या कहते हैं, हेडविंड। हेडविंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि हवाई जहाज के विपरीत दिशा में चलने वाली हवाओं से, यानी कि हवाई जहाज जब चलेगा तो उसकी विपरीत दिशा में जो हवाएं चलेंगी उसी को क्या कहते हैं, हेडविंड कहते हैं। हवाई जहाज जिस तरह जा रहा है, हवाई जहाज के जस्ट अपोजिट जो हवाएं चल रही हैं उसी को क्या कहते हैं, हेडविंड कहते हैं। लेकिन इनका अर्थशास्त्र में क्या उपयोग है, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे कि वैश्विक परिस्थितियां उसके जस्ट विपरीत हैं। आप लोगों ने जियोपॉलिटिक्स का नाम सुना होगा, जियोपॉलिटिक्स का नाम सुना है कि नहीं? कौन पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, इकोनॉमिक्स वो पढ़ा रहा है पॉलिटिकल साइंस? जियोपॉलिटिक्स नहीं सुने हैं आप? हेडविंड का मतलब यह है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो ऐसी मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं, यानी वहां की ऐसी परिस्थितियां जो आपकी अर्थव्यवस्था को विपरीत रूप से मतलब क्या है, प्रभावित करें। पॉजिटिव रूप से नहीं, विपरीत रूप से प्रभावित करें। यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जैसे अमेरिका, रसिया का और यूक्रेन का वार चल रहा है, या अमेरिका का रसिया का वार मतलब जो एक कोल्ड वार चल रहा है, या रसिया का अमेरिका का चल रहा है। ट्रेड वार का नाम आप लोग सुने होंगे, करेंसी वार का नाम सुने होंगे। तो इन सब का क्या है, अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उसी को क्या कहते हैं, हेडविंड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया हेडविंड क्या है? कि हवाई जहाज के विपरीत चल रहे हैं। इनको मैं लिखाऊंगा नहीं आपको, आपको मैं समझा दिया हूं। आप लोग सर्वे में जाइएगा, पढ़िएगा
समझ जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं। हालांकि जो इसको तो आसान भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन जो रोजगार और रोजशीलता है या फिर जो अभी क्राउडिंग पढ़ाया हूँ तो शायद वो आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि आपका बेसिक चीजें इकोनॉमिक्स नहीं है ना, यदि होता तो समझ में आ जाता। अब एक चीज है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है क्या। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है कि वो एनएसओ के अंतर्गत एक संस्था है, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इसके अंतर्गत क्या है, संस्था है सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। वो इसको क्या करता है, जारी करता है। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अब इसमें से 3 चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। पहला क्या है, विनिर्माण, खनन, और तीसरा क्या है, विद्युत। देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन यही है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी कौन करता है। तो यूनेस्को के अंतर्गत एक संस्था सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, जो इसको क्या करता है, जारी करता है। इसका भी बेस ईयर क्या है, 2011-12 है। तीसरा इसमें पूछा जाता है, मैंने कई बार क्वेश्चन खुद जब मैंने इसको नहीं पढ़ा था तो इसमें 3 ऑप्शन लिखे रहते थे कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। उसमें लिखा रहता था विनिर्माण, निर्माण, एक लिखा रहता था निर्माण, और खनन और विद्युत। 4 ऑप्शन दिए होते थे। मैं हमेशा क्या करता था, विनिर्माण, निर्माण और खनन को या फिर विद्युत में से, मतलब इन दोनों में से तो कोई कंफ्यूजन मुझे होती ही नहीं थी कि ये तो कंफर्म सही होंगे। तो विनिर्माण होगा तो निर्माण भी होगा, लेकिन हकीकत यह है कि निर्माण को इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें से पूछ सकता है कि निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के 3 जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो विनिर्माण है, खनन है और विद्युत है। और जो ये आप लोगों को लिखा हुआ है, सोचेंगे कि आप लोग क्या याद करें इसको। अब विश्वास मानिए, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का 2018 का 19 का एग्जाम निकाल के देख लीजिए। ये डेटा पूछा गया था कि किसका कितने % की हिस्सेदारी, और क्लोज ऑप्शन रखे हुए थे उसमें। ये चारों ऑप्शन रखे हुए थे, क्लोज रखे हुए थे। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि विनिर्माण की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है 77.63। इसके बाद खनन की है, माइनिंग की 14.37, और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की 7.94। ठीक है, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है, कौन जारी करता है, उसमें क्या क्या घटक है, क्या क्या उनका वेटेज है, ये आप लोग लिख लिए होंगे। अगला, और इसमें अंतर्गत अच्छा ये मापन किया जाता है जो, तो 8 कोर इंडस्ट्रियों के आधार पर इसका मापन किया जाता है। ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रियां जो हैं, 8 और कोर इंडस्ट्री समझ रहे हैं ना, जो कोर उद्योग हैं कौन कौन से हैं, याद है आपको? विद्युत है, कोयला, पिछली बार लिखाया था ना आप लोगों को, शायद नहीं लिखा है, लिख लीजिए। 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन से हैं, 8 कोर उद्योग कौन कौन से। नंबर 1 विद्युत, इस्पात, 8 कोर उद्योग। नंबर 1 विद्युत, इस्पात, तीसरा है कोयला तथा कच्चा तेल अथवा प्राकृतिक गैस, सीमेंट, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक और रिफाइनरी उत्पाद। रिफाइनरी उत्पाद। अगली हेडिंग डाल लीजिए परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स।
परचेजिंग मैनेजर मैनेजर इंडेक्स। इसकी जो वैल्यू है 0 से 100 के बीच में होती है। यह एक ऐसा सूचकांक है मार्केट ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन फॉर सप्लाई मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज द्वारा क्रय प्रबंधों काट दीजिएगा द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया जाता है। वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया जाता है। एक और योजना 2020 में आई थी कोविड-19 के समय, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसका उद्देश्य देशव्यापी तालाबंदी के कारण अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने के लिए देशव्यापी तालाबंदी के कारण अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायों का समर्थन करना था। देशव्यापी तालाबंदी के कारण अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायों का समर्थन करना था। काफ़ी फेमस थी ये स्कीम जिस समय आई थी, क्योंकि जो तालाबंदी हो चुकी थी तो जो छोटे छोटे उद्योग थे वो क्या थे कि अपनी जो ऋण था या ब्याज था उसको नहीं चुकता कर पा रहे थे। तो उसके लिए क्या था कि इसको लाया गया था, इसमें समय सीमा बढ़ा दी गई थी कि आप इस समय सीमा जो आपका ब्याज है या लोन है उसको आप क्या है कि
एक तरफ से कहा जाए कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था कि आप इस समय के बाद भी 2021 शायद कर दिया गया था, बाद में और बढ़ाया गया, इस समय तक भी आप लोग नहीं जमा करते हैं तो आपको कोई पेनाल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, खाली मेंशन था इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अच्छा, उद्योग पढ़ रहे हैं तो एक चीज और पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति क्या है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। राष्ट्रीय हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। ये नीति आई थी 2011, राष्ट्रीय विनिर्माण 2011 है। इसके दो उद्देश्य थे, इसके दो उद्देश्य थे। नंबर 1, 2022 तक 100 मिलियन रोजगार सृजित करना, 100 मिलियन रोजगार सृजित करना। रोजगार सृजित करना। दूसरा था देश के जीडीपी में, देश के विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से को चालू 15-16% से 15-16 ऐसे लिख लीजिएगा, चालू 15-16% से बढ़ाकर 2022 तक 25% तक लाना। 2022 तक 25% तक लाना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। सबसे बड़ी चीज ये है कि 2011 में आई है और अदर देशों की तुलना के कंपैरिजन में, अन्य देशों की तुलना में हमारे देश का जो विनिर्माण क्षेत्र है उसका जीडीपी में क्या है, वर्तमान समय में कितना हिस्सा है, 15 से 16%। इसको बढ़ा के कितना लाना था, 25%। अब विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से को बढ़ाना क्यों चाहती है सरकार, रोजगार। सबसे टेक्निकल क्वेश्चन यही है कि जब हम लोग क्या करते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाए कि आपको रोजगार बढ़ाने के लिए आप क्या करें, तो उसके जब आप लोग नॉर्मल सा बोलते हैं कि इंडस्ट्री खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी योजनाएं बता, लेकिन जब टेक्निकल टर्म में आप टेक्निकल टर्म यूज करते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, पर्टिकुलर आंसर के लिए, तो आप लोग यही बताएंगे क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में जो रोजगार की लोच होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में जो वृद्धि होती है उसके द्वारा क्या है, रोजगार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। यदि 10% की क्या है कि रोजगार जीडीपी विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब है कि 10% से ज्यादा रोजगार में उसमें वृद्धि होगी। मैंने क्या होता है कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की लोच चूंकि क्या होता है कि एक इकाई से अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें रोजगार की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। इसीलिए सर, चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, चरम मतलब एक तरफ से कहा जाए एक्सट्रीम स्थिति है, तो उस वजह से क्या है कि विनिर्माण क्षेत्र को अधिक फोकस करने के लिए इसीलिए 2011 में पॉलिसी आई और उसमें देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, 100 मिलियन रोजगार सृजित करना। और 100 मिलियन रोजगार तभी सृजित हो पाएगा जब क्या है कि लगभग क्या है कि उस वर्तमान समय में क्या है, लगभग 1991 से 2010 या 15-20 तक भी भारत में जो विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा था जीडीपी में वो 15 से 16% ही था। इसीलिए उसको बढ़ा के ऐसी नीतियां लाई गई कि उसको क्या करें, ऐसे प्रावधान लाए जाए, नियोजन लाए जाए जिससे कि विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 25% तक बढ़ सके। ठीक है, तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के दो ही उद्देश्य हैं, दोनों आप लोग याद रखिएगा। उसमें अगला आप लोग डाल लीजिए यदि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। उसके आगे लिख लीजिए अधिनियम 2006, उसी के आगे लिख लीजिए अधिनियम 2006, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम 2006, यानी कि एमएसएमई एक्ट कब आया था? 2006 में आया था। ठीक है, लिख लीजिए इसके अंतर्गत उद्योगों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। इसके अंतर्गत उद्योगों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। इस अधिनियम में इन तीनों की निवेश सीमा निर्धारित की गई। इस अधिनियम में इन तीनों की निवेश सीमा निर्धारित की गई। इस अधिनियम में इन तीनों की निवेश सीमा निर्धारित की गई तथा इन्हें 2 वर्गों में रखा गया था। नंबर 1 विनिर्माण उद्यम, और नंबर 2 सेवा क्षेत्र। नंबर 1 विनिर्माण उद्यम, नंबर 2 था सेवा क्षेत्र। एक बात बताइए कि जो आप लोगों को बताता हूँ तो आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है? समझ में आ जाता है कि खाली सुन के बस बैठे रहते हैं, खाली सांत्वना देते रहते हैं? जो बताया जा रहा है कम से कम जितना बताया जा रहा है उतना तो समझ में आ जाता है कि नहीं? एक ही कंप्लीट तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है आप लोगों के पास। कंप्लीट बताया जाए तो लगातार 2-3 महीने क्लास चले तब शायद 1.5 घंटे में तब भी नहीं कवर हो पाएगा, क्योंकि हमको जो इंडियन इकोनॉमी पढ़ाते हैं वो सर 3 घंटा लगातार पढ़ाते हैं और लगभग 4 महीने कोर्स चलता है कंटिन्यू। लगातार देखा जाए तो यहाँ का 1.5 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो लगातार आपका 8 महीने क्लास चलना चाहिए, उस हिसाब से देखा जाए, है ना? तो यहाँ आपको इकोनॉमिक्स की क्लासें कितनी चलती हैं? मुश्किल से 35 से 40, इससे ज़्यादा तो चल नहीं पाती। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जितना बताते हैं उतना तो समझ में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आ जाता है ना, उसमें कोई डाउट तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि मैं ही समझता हूँ, मैं ही पढ़ा के चला जाता हूँ और हम लोग खाली बस ये है कि सांत्वना देते रहते हैं मुझको कि हाँ ठीक है जो भी, ऐसा तो नहीं रहता ना। जो बताते हैं समझ में आता है कि नहीं आता है? चलिए तब ठीक है, लिखिए उसके आगे। जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस था उसमें 3 क्षेत्रों में उद्योगों को बांटा गया था। एक था माइक्रो यानी सूक्ष्म, स्मॉल मतलब क्या है? क्या कहेंगे? लघु, और मीडियम मतलब मध्यम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। ठीक है, तो वो अधिनियम कब आया था? 2006 में। शायद एस.बी. गुप्ता कमेटी, लिखिएगा नहीं गलत भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है। एस.बी. गुप्ता कमेटी थी शायद, देख लीजिएगा आप लोग। इसलिए मैं कहता हूँ कि खाली उतना ही बताता हूँ, थोड़ा बहुत जाके उसको पढ़े उसके बारे में कुछ। तो 2006 में आया था, उसमें से क्या था कि उद्योगों को क्राइटेरिया में विभाजित कर दिया गया था। एक क्या था? विनिर्माण उद्यम, और दूसरा क्या था? सेवा क्षेत्र। ठीक है, चूंकि हुआ क्या कि 2006 में अधिनियम आया था तो जो निवेश सीमा थी, अब एमएसएमई जो उद्योग होते हैं उनमें क्या होता है, ऐसा क्या है कि जब उसमें आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत जब आपको कोई उद्योग आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको कुछ उद्योगों में छूट मिलती है। जैसे आपको सरकार बहुत सारे इंसेंटिव दे सकती है, बहुत सारे क्या है कि टैक्स में छूट दे सकती है, या फिर आपको क्या है इलेक्ट्रिसिटी मुक्त कर सकती है, या उससे जो सेज का नाम आप लोग सुने हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम आप सुने, जेड जो होता है। तो इनमें सबसे सारी चीज़ों में एमएसएमई इंडस्ट्री में क्या है कि उनको क्या है कि एक तरफ से कह सकते हैं कि बिक्री के लिए विशेष सरकार प्रोत्साहन देती है ना। तो जो उसके अंतर्गत आ जाता है तो उसको एक तरफ से क्या है कि छूट मिलती है। क्योंकि 2006 में बनी थी, वो एक्ट बना था, तो जो उसकी निवेश सीमा थी वो बहुत कम थी। इसकी वजह से क्या होता था, जो उस निवेश सीमा से बाहर हो जाता था वो क्या है कि उसको उन सब सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। चूंकि एमएसएमई जो है
वो पहले से उसमें क्या है, नाम ही उनका बेचारों का है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, यानी कि बड़े उद्योग तो हैं ही नहीं। तो उनको क्या है, वैश्विक स्तर में काफ़ी, क्योंकि उनके पास जो पूंजी होगी तो क्या है कि वो जो लाभ उनको मिलना चाहिए एमएसएमई के अंतर्गत वो मिल नहीं पाता था, और इसकी वजह से वो अधिक ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा सकते थे, या फिर उनके पास फंडिंग नहीं होती थी। क्योंकि एमएसएमई जितने हैं उनको बहुत सारी क्या है कि सबसे ज़्यादा उनको क्या है कि क्या उसे कहते हैं, क्रेडिट की सबसे ज़्यादा समस्या होती है, यानी कि फाइनेंस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और फाइनेंस की प्रॉब्लम होती थी तो नई नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। नई नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाने की वजह से जो उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता है वो वैश्विक मानकों के अनुकूल नहीं होती थी। यानी कि जो वैश्विक मानक है उनके अनुकूल उनकी गुणवत्ता नहीं होगी तो क्या होगा कि वैश्विक स्तर पर उनकी मांग नहीं होगी, और जो मांग नहीं होगी तो क्या है कि मार्केट में कम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, यानी कि बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाएंगे। इस वजह से कि सरकार ने क्या किया, लेटेस्ट में 2018 में एक बार रिकमेंडेशन लाया, हालांकि वो लागू नहीं हो पाया, लेकिन फिर से जून 2020 में फिर से उसको लागू किया। उसके बारे में अभी आप लोगों को लिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। मैं खाली ये बता रहा हूँ कि एमएसएमई में क्या हुआ कि निवेश की जो क्राइटेरिया था विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों में बांट दिया गया। अब विनिर्माण क्षेत्र सेवा क्षेत्र में भी बांटने की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में क्या है कि आपको फंड की ज्यादा जरूरत होती थी और सेवा क्षेत्र में थोड़ा सा कम की भी जरूरत होती थी। तो होता क्या था कि उसमें से काफी इन लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसी वजह से ये अभी हाल ही में नया अमेंडमेंट लाया गया, नया सुधार लाया गया है, और 2020 का अधिनियम में नई परिभाषा आई है। तो मैं नई परिभाषा के बारे में भी बताऊंगा, पुरानी चीज़ों के भी बारे में बताऊंगा, और क्यों 2020 में रिकमेंडेशन आई, क्यों उसको दूर किया गया और हटाया गया, खत्म किया गया, और नई चीज़ें आई, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को अभी दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई को ऐसा लिख लीजिए, एमएसएमई को नए सिरे से परिभाषित किया गया, नए सिरे से परिभाषित किया गया। तथा विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के आधार पर तथा सेवा क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। वर्गीकरण को समाप्त कर दिया। कल मैंने आप लोगों को क्या लिखाया था, एडमंड फ्लेक्स लिखवा दिया था ना, उसका नाम फेल्नर है, सॉरी फेल्डमैन ही लिखाया था ना मैंने, क्या लिखाया था? ये लिखाया था कि कोई और लिखा था? फ्लेक्स लिखा लिखवा दिया था क्या? एडमंड फ्लेक्स लिखवा, उसका नाम फेल्डमैन। अचानक मुझे याद आ गया, चेंज कर लीजिए। क्या लिखे आप लोग? विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है ना। ऐसा पाया गया था कि अधिनियम 2006 में ऐसा पाया गया था कि अधिनियम 2006 में एमएसएमई को संयंत्र तथा मशीनरी एक प्लांट में निवेश के आधार पर परिभाषित किया गया था।
यह निवेश उनकी वास्तविक कीमत से परिकलित किया गया था। यह निवेश उनकी वास्तविक कीमत से परिकलित किया गया था। यह निवेश उनकी वास्तविक कीमत से परिकलित किया गया था। इससे एमएसएमई को नुकसान पहुंचा। एमएसएमई को नुकसान पहुंचा। एमएसएमई में निवेश हतोत्साहित हुआ। तथा इसके कारण बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ से वंचित होना पड़ा था। बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ से वंचित होना पड़ा। साथ ही रोजगार सृजन में भी गिरावट हुई थी। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। 2018 में एक समिति गठित की गई। 2018 में एक समिति गठित की गई तथा उसमें उल्लेख किया गया कि संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश पर आधारित वर्गीकरण की उसमें से उल्लेख किया गया कि संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश पर आधारित वर्गीकरण के कई नुकसान संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश के आधार पर वर्गीकरण के कई नुकसान जैसे एमएसएमई को लिखा हुआ है। जैसे यह एमएसएमई को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने से रोकता है। एमएसएमई को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने से रोकता है। बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने से रोकता है। बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने से रोकता है। उत्पादकता को उच्च स्तरीय उन्नत बनाने के लिए निवेश को अवरुद्ध करता है। तथा तकनीकी उन्नयन को भी बाधित करता है। टेक्निकल प्रोग्रेस जिसे कहते हैं, तथा तकनीकी उन्नयन को भी बाधित करता है। इस संबंध में आरबीआई ने
वार्षिक टर्नओवर की संस्कृति की। इस संबंध में आरबीआई ने वार्षिक टर्नओवर की संस्कृति की। इस प्रकार एमएसएमई में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के आधार पर, इस प्रकार एमएसएमई में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। इस आधार पर विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। मैंने आप लोगों को अभी इसके जितना भी लिखाया है इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। चूंकि सर्विस से पहले देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यही है कि एक्ट कब आया, 2006 में आया था। इस एक्ट में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, अभी मैं उसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा कितना कितना उसकी लिमिट थी। इसके बाद क्या हुआ, उसमें विनिर्माण क्षेत्र की परिभाषा में उसकी निवेश सीमा अलग थी, सेवा क्षेत्र की जो सीमा थी उसमें उसकी सीमा अलग थी। ठीक है, तो अभी मैं उसको लिखाऊंगा क्या क्या उसकी निवेश सीमा थी। तो दोनों का अलग अलग कर दिया गया था। उसके बारे में क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या चीज़ें हुई, ये सब अभी आप लोगों को बताया भी मैंने, अभी लिखाया भी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेटेस्ट में क्या हुआ कि विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में जो निवेश की सीमा को क्या था उसको खत्म कर दिया गया, और उसके आधार पर क्या लाया गया कि दोनों को कंबाइंड कर दिया गया। यानी कि दोनों को क्या हुआ, पहला इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है कि जो विनिर्माण क्षेत्र के और सेवा क्षेत्र के आधार पर जो वर्गीकरण था उसको क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि इसको खत्म करने के साथ साथ जो निवेश की सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले जो निवेश की सीमा थी, अभी मैं आपको लिखाऊंगा क्या है, निवेश की सीमा बढ़ा दी गई। तीसरी चीज क्या है इसमें जो जोड़ा गया है वो क्या है, निवेश सीमा के साथ साथ वार्षिक टर्नओवर को शामिल कर लिया गया। टर्नओवर का मतलब समझते हैं, इनकम नहीं होती। टर्नओवर का मतलब लेन देन, आपने क्या लागत लगाई है और क्या अर्निंग की है, उन दोनों का योग, उसी को टर्नओवर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि 10 लाख का कुछ बिक्री की, तो आपने 10 लाख में जो बिक्री की है वो आपकी इनकम नहीं है ना, उसमें उसकी लागत नहीं है कि नहीं। आप मान लीजिए सपोज 8 लाख की लागत लगाते हैं और 2 लाख रुपए इनकम जनरेट, उसमें प्रॉफिट करके क्या है 10 लाख रुपए कमाते हैं, तो ये क्या है आपका वार्षिक टर्नओवर। ठीक, समझ में आया वार्षिक टर्नओवर क्या है। अब हेडिंग लिख लीजिए, नई परिभाषा, पहले पुरानी परिभाषा लिख लीजिए, उद्योग के प्रकार, लिख लीजिए आपको।
2006 की परिभाषा है, ठीक है, 2006 के आधार पर था ये। हो गया, लिख दिया सबका? कोई बचा है? हटा देना, डिलीट कर। इसमें आप लोगों ने देखा, देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो था उसका अलग है और सर्विस सेक्टर का जो था वो क्या है, अलग है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया गया है कि हटा दिया गया है, इन दोनों को हटा दिया गया है और इसका अलग अलग वो कर दिया गया। जैसे माइक्रो क्या है, 1 करोड़ से कम निवेश। माइक्रो का है, ठीक। लिख गया सबका? सबका लिख गया ना? चालीस आप लोग जेट योजना जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। पहला क्वेश्चन यही है कि यह योजना संबंधित किससे है।
इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट। नाम सुने थे आप लोग इसका? मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जेड योजना किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? एमएसएमई से संबंधित है। ठीक, लिख लीजिए, उसके अंदर टू लाइन लिखा हूँ, बाकी विस्तार से आप लोग पढ़ेंगे इसके। एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए, एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए जिससे एमएसएमई उत्पाद वैश्विक स्तर की गुणवत्ता के मानक में सही उतर सकें। एमएसएमई उत्पाद वैश्विक स्तर की गुणवत्ता के मानक में सही उतर सकें, सही उतर सके, उसके लिए क्या था? जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट लाया गया। ठीक है, इसका काम क्या था? जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट का मतलब ये है कि एमएसएमई के अंतर्गत ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसे उत्पादों को विकसित करने के लिए बल दिया गया था जिससे क्या है कि अर्थव्यवस्था में उसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि ऐसे उत्पादों को बनाया जाए जो इको फ्रेंडली हों या पर्यावरण के अनुकूल हों। क्योंकि बहुत सारे उत्पादों को होता क्या है, जब आप वैश्विक स्तर पर मानक निर्धारित किए जाते हैं तो उसमें से ये भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि ये प्रोडक्ट बना है ये क्या इको फ्रेंडली है, क्या इसके द्वारा जो बनाया गया है, जो कार्बन उत्सर्जीकरण है, आप लोग जियोग्राफी में या पर्यावरण कोई पढ़ाया होगा, इन्वायरमेंट पढ़ा है कि नहीं? उसमें आप कार्बन उत्सर्जीकरण का नाम सुने कि नहीं? ग्रीन हाउस गैसों का, इनका सबका नाम सुने कि नहीं? तो जब कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसको वैश्विक स्तर पर उनको अलग अलग रेटिंग दी जाती है। आप लोगों ने शायद ISO देखते होंगे, प्रमाणन 9001 या ISO प्रमाणन 14001, इन सब का नाम शायद मैंने खुद ही बताया था, एक बार दिखाया भी था शायद आप लोगों को, थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो आप लोग देखते होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि खैर दूसरी चीज़ है, आप लोग देखिएगा, इनको सर्च करिएगा कि क्या है ये। मैं ये सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट का मतलब ये है कि वैश्विक स्तर पर एमएसएमई के द्वारा जो उत्पादित किए जाते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों में जो वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं, तो क्या वो वैश्विक स्तर के मानकों के अनुकूल है कि नहीं, यानी कि उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो क्या इको फ्रेंडली हैं या क्या वैसी गुणवत्ता है उनकी कि जिसमें क्या है पर्यावरण का न्यूनतम दोहन हो रहा है या बिल्कुल दोहन ना हो रहा हो। साथ ही पहला चीज क्या है कि पहला जीरो इफेक्ट लिखा हुआ ना, यानी कि उसका अर्थव्यवस्था पर यानी कि पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, विपरीत प्रभाव न पड़ने का मतलब विपरीत प्रभाव ना पड़े। और दूसरी चीज क्या है जीरो डिफेक्ट, इसका मतलब यह है कि उसका हम लोग उपभोग भी करें तो भी उसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। जीरो इफेक्ट का मतलब जब हम उसको उत्पादित कर रहे हैं कोई भी पदार्थ, तो जब हम उस पदार्थ को उत्पादित कर रहे हैं उस समय भी उसमें पर्यावरण की हानि ना हो, यानी कि पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, हमारे इको फ्रेंडली जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें कोई दुष्परिणाम ना आए। और दूसरी चीज जब हम उसका उपभोग करें उस समय भी क्या है कि उसमें कुछ उसका दुष्परिणाम ना आए, दुष्प्रभाव ना पड़े, उसको कहते हैं जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट। और इसका किससे संबंधित था? एमएसएमई से। कब आई योजना आई थी? ये 2017 में। बाकी इसके बारे में विस्तार से आप लोग खुद जाके पढ़ेंगे, देखेंगे। 2023 में सरकार ने एक योजना लाई है, रैंप योजना, इसी साल आई है। इसका भी संबंध एमएसएमई से ही।
राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम। इसका उद्देश्य लिख लीजिए। इसका उद्देश्य एमएसएमई की बाजार तक पहुंच में सुधार करना। उद्देश्य लिख लीजिएगा, एमएसएमई की बाजार तक पहुंच में सुधार करना। एमएसएमई की बाजार तक पहुंच में सुधार करना। तकनीकी उन्नयन, तकनीकी उन्नयन और विलंबित भुगतानों के मुद्दे का समाधान करना। अलग अलग पॉइंटों में लिखते जाइएगा। तकनीकी उन्नयन और विलंबित भुगतानों के मुद्दों का समाधान करना। तकनीकी उन्नयन और विलंबित भुगतानों के मुद्दों का समाधान करना। ठीक है, दो उद्देश्य है इसके, देख लीजिए। तीसरा पॉइंट दूसरा डिफरेंट है। यह विश्व बैंक को समर्पित योजना है। यह विश्व बैंक को समर्पित योजना है। इसे 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। यह विश्व बैंक के लिए समर्पित योजना, इसे 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। अब एमएसएमई से संबंधित समितियां जो अभी तक गठित की गई हैं, उनके बारे में 6-7 समितियां हैं। अक्सर नाम पूछ सकता है कि समिति अक्सर आ जाता है ना मिलाने के लिए, कौन सी समिति किसके लिए। तो 6-7 समितियां हैं, उनका भी आप लोग नाम लिख लीजिए। हो सकता है कि कभी कभी पीसीएस में क्रोनोलॉजिकल पूछ लेता है कि कौन सी समिति किस सन में आई थी, तो उसका क्रोनोलॉजिकल दे देता है। ठीक है, तो आप लोग समिति लिख लीजिए, सन लिख लीजिएगा। पहली समिति है करवे समिति। करवे समिति 1955। करवे समिति 1955। दूसरी समिति नायक समिति। नायक वही जो मूवी वाला है, नायक। नायक मूवी देखे हैं ना। एक दिन के लिए क्या बनता है, पीएम की सीएम, पीएम बनता है नायक में। नायक ना सबसे बड़ा दिन होता है इतिहास का, आज तक के खत्म नहीं होता उसका दिन, खत्म हो जाता है फिर बाद में। मुझे याद नहीं, उन्होंने देखी होती है, थोड़ा सा बचपन में देखे थे तो उतना ज़्यादा दिमाग नहीं था तब कि क्या देख रहा है। ये था कि हाँ पिक्चर चल रहा है अनिल कपूर। नायक समिति 1991। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन, आबिद हुसैन समिति 1995। आबिद हुसैन समिति 1995। अगला है एसएस कोहली समिति। एसएस कोहली समिति कोहली समिति 2000। अगला है यस्सी कपूर समिति। यस्सी कपूर समिति 2015। यस्सी कपूर समिति 2015। अगला है यस्सी गुप्ता समिति 2015। यस्सी गुप्ता समिति 2015। और अंतिम है यूके सिन्हा समिति 2019। यूके सिन्हा, वही सिन्हा सर जो हमारे वही वाला समिति, यूके सिन्हा समिति 2019। ये इनसे संबंधित समितियां हैं। अभी थोड़ा लेटेस्ट का डेटा लिख लीजिए, 2 लाइन कि वर्तमान में क्या सिनेरियो है एमएसएमई का, क्या रोल है उसका। लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। एमएसएमई का 2021 में
एमएसएमई का 2021 में जीबीए में योगदान, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, जीबीए में योगदान 26.8%। जीबीए में योगदान कितना है? 26.8%। दूसरा स्टार लगा के पॉइंट क्लियर करके लिख लीजिएगा। एमएसएमई में पंजीकरण के लिए, एमएसएमई में पंजीकरण के लिए उद्यम पोर्टल की शुरुआत की गई। एमएसएमई में पंजीकरण के लिए उद्यम पोर्टल की शुरुआत की गई। तो एमएसएमई के बारे में अभी लगभग मैंने आधा एक घंटे के आसपास से चर्चा कर रहा हूँ, लगभग 30-35-40 मिनट से। आप लोग सोच रहे होंगे कि एमएसएमई के बारे में बहुत जान चुके हैं, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि 20 से 25% शायद एमएसएमई के बारे में आप लोग जाने हैं। जो नॉर्मल खाली अभी आप लोगों ने सिर्फ इतना जान लिया है कि एमएसएमई की परिभाषा क्या है, और एमएसएमई के दूसरा जो पॉइंट है वह क्या है कि उससे संबंधित समिति क्या है, और तीसरी चीज़ एक के लिए जान गए हैं कि एमएसएमई से 2006 से 2020 के बीच में क्यों चेंजेस किए गए, क्यों उसमें परिवर्तन लाया गया। बाकी एमएसएमई की क्या क्या समस्याएं हैं, एमएसएमई के लिए कहाँ से वित्त उपलब्ध कराया जाता है, उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, वो कहाँ से ऋण के स्रोत प्राप्त करता है, कहाँ उनका क्या क्या क्षेत्रों में निवेश होता है, किस तरह वो कार्य कर रहे हैं, किस तरह वो किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों का, वैश्विक समस्याएं उनकी क्या है, घरेलू समस्याएं उनकी क्या है, वित्त की समस्याएं उनकी क्या है, ये उनकी समस्याएं। फिर उनका एमएसएमई का रोल क्या है, कि एमएसएमई का ग्रोथ में कितना योगदान है, जैसे आप लोगों ने देखा 26.8% है। फिर उसका एमएसएमई के बाद उसका आप लोग देखेंगे कि उसका योगदान रोजगार में कितना है, उसका जीडीपी में आप लोग देख ही चुके हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तब जान पाएंगे कि एमएसएमई, तब जाके आपका कंप्लीट होगा एमएसएमई क्या है। तो मैंने आपको जितना हो सकता था मोटा मोटा खाली एमएसएमई के बारे में बताने का प्रयास किया, बाकी अब आप लोग जाके खुद से देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। हालांकि देखते तो कोई नहीं है, वो बात की बात है कि सांत्वना ले लेते हैं कि हाँ देख लिया जाएगा, लेकिन शायद है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो कल जितनी योजनाएं बताएं खोल के देखा हो कि योजनाएं क्या है। होता क्या है, जब आप लोग पढ़ाई करते होंगे देखते होंगे कि कभी कभी रफ छूट जाती है या रफ भर जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी तेजी से क्या करते हैं, एक पन्ना लेते हैं और पन्ना अपने दोस्त से मांगते हैं कि हम लिखेंगे उसको, तो लिखते भी हैं बहुत अच्छे से, लिख के रख भी लेते हैं उसको। फिर इसके बाद जैसे जैसे वो पन्ना पुराना होता जाता है वैसे वैसे बेचारा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। यदि महीने 2 महीने बाद उस पन्ने को पूछा जाए कि पन्ना कहाँ है, तो शायद है कि किसी के पास वो पन्ना रखा रहता होगा। होता है ऐसा कि नहीं होता? सबके साथ होता है कि मेरे साथ भी होता था ऐसा? सबके साथ नहीं होता। मेरे साथ तो ऐसे होता था कि वो पन्ना लेके मैं बड़े इत्मीनान से लिखता था कि हाँ सब सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन वो पन्ना मुझे दोबारा कभी मिलता नहीं तो 2-4-6 दिन के बाद। वो बात की बात है कि उसी दिन नोट्स बना लिया हूँ तो ठीक है, लेकिन यदि कोई सोचे कि वो पन्ना जाके फिर से दोबारा देख के और फिर से पढ़ लेंगे, तो उसी तरह जिस तरह आप लोगों को योजनाएं तो बताता हूँ, मुंडी तो सब इस तरह हिलाते हैं कि बस गिरगिट की प्रजाति वाले हैं आप लोग। गिरगिट को देखेंगे नहीं, उसको यदि थोड़ा सा भी हिला दो तो मुंडी उसी तरह बढ़िया उसी तरह हिलाता है, तो ऐसे मुंडी आप लोगों को मिल जाती है। योजना पढ़ लेंगे ना, हाँ ठीक। कितने लोग देखे हैं कल कितनी योजनाएं जितने बताए थे? देखे हैं कोई एक बच्चा बता दे कि हाँ योजनाएं जो आप बताए थे उसको थोड़ा सा भी खोल के देखने का प्रयास भी किए? नहीं देखे होंगे, आज भी वही करेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, पंडित जी जाए दक्षिणा लें और हमारा पिंड छोड़े, है ना। खैर ठीक है, तो आप लोगों का मन है, आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमारा कहना बताना फर्ज है। करें या ना करें, आप लोग कोई स्वयं समझदार है।
जब आप विश्वविद्यालय में आते हैं या डिग्री कॉलेजों में जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे, हालांकि यहाँ ड्रेस चल रहा है क्योंकि कॉलेज है। यूनिवर्सिटी में जाते होंगे, कभी आपने ड्रेस नहीं देखी होगी, कभी ड्रेस कोड देखा है? कभी नहीं देखे होंगे। यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं, ड्रेस कोड क्यों नहीं है? क्योंकि आपको फ्रीडम छोड़ दिया गया। आपका जो सोचने का तरीका है, आपका समझने का तरीका है, आपका पढ़ने लिखने का तरीका है, उन सब के लिए आपको क्या है, लेजिस फेयर यानी हस्तक्षेप, जूते की बद्दी को खोल देना, आपको पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाता है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप उसके निर्धारित स्वयं हैं। इसीलिए उन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, विश्वविद्यालय। आप लोग कभी देखेंगे यूनिवर्सिटी का सिलेबस, आप कहते हैं कोई एक बुक बता दीजिए जिसमें सारी चीज़ें मिल जाएं। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था किताब है, यदि 4 बुकें भी मिला दी जाए तब भी शायद सिलेबस ना कंप्लीट हो। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि कोई और ज़्यादा मोटी नहीं बताइएगा, थोड़ा पतली ही रहे और बता दीजिए जिससे हम क्या करें, उसको सब सारी चीज़ें हम पढ़ लें। तो ऐसा होता है। तो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट ठीक है, यदि आपके पास दिमाग है तो शॉर्टकट भी सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन ट्रिक की कभी हिंदी देखिएगा क्या होता है। ट्रिक की हिंदी क्या होती है, देखे हैं कभी आप? देखिए सर्च करके ट्रिक की हिंदी क्या होती है। मोबाइल है ना सबके पास, युक्ति कहते हैं। ट्रिक की हिंदी खोल के तो देखिए क्या है, मोबाइल है ना सबके पास। क्या धोखा, उसने बताया, सही बताया, धोखा होता है। तो धोखा होता है, अब आप उसके साथ अपने माइंड के साथ धोखा कर रहे हैं या फिर फ्यूचर के साथ धोखा कर रहे हैं या फिर होशियारी कर रहे हैं, आप जानिए, है ना। खैर अगला हेडिंग डाल लीजिए, भारत में सार्वजनिक उद्यम। भारत में सार्वजनिक उद्यम। तो सार्वजनिक उद्यम के बारे में आप लोगों ने नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न 2 इन सब का नाम सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है? इसी बारे में बताना चाह रहा था आप लोगों को। खैर ठीक है, कल एक एक्स्ट्रा लेक्चर मिल जाएगा तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा जो सर्विस सेक्टर का पोर्शन होगा, जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा उसको भी मैं कवर कर लूँगा। थोड़ा सा लिख लीजिए 2-4 लाइन कि सार्वजनिक उद्यम है क्या, क्यों इनको लाया गया, क्यों स्थापित किया गया, लिख लीजिए। ऐसे उद्यम जिनका स्वामित्व सरकार या राज्य के पास हो, ऐसे उद्यम जिनका स्वामित्व सरकार या राज्य के पास हो, चाहे वो इसके द्वारा प्रबंधित हो या नहीं। ऐसे उद्यम जिनका स्वामित्व सरकार या राज्य के पास हो, वे इसके द्वारा प्रबंधित हो या नहीं, ऐसे उद्यमों को सार्वजनिक उद्यम कहते हैं। ऐसे उद्यमों को सार्वजनिक उद्यम कहते हैं। ऐसे उद्यमों को सार्वजनिक उद्यम कहते हैं। तो सार्वजनिक उद्यम की परिभाषा क्या है कि ऐसे उद्यम जिनका स्वामित्व क्या है, यानी कि जिनका स्वामित्व का मतलब समझ रहे हैं ना, आपका अधिकार। आप मान लीजिए घर वालों की जमीन है, उसमें आपका क्या है, स्वामित्व है। अब भले ही वो स्वामित्व है तो आपने क्या किया, उसको बटाई पर दे सकते हैं, किसी को भी बटाई पे दे देंगे तो वो होगा क्या, जमीन तो आप ही की है ना, बटाई पे देने पे किसी दूसरे की तो हो नहीं जाएगी। उसी तरह क्या है, सार्वजनिक उद्यम वे उद्यम है जिनका स्वामित्व किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। भले ही उसका प्रबंधन का काम यानी कि उसको जो क्रियान्वयन का काम है वो भले ही किसी के पास भी, लेकिन यदि स्वामित्व उसका सरकार के पास है तो वे उद्यम क्या कहलाते हैं, सार्वजनिक उद्यम कहलाते हैं। यानी कि सार्वजनिक उद्यम ये उद्यम है जिनका स्वामित्व किसके पास होता है, सरकार के पास होता है, प्रबंधन भले ही किसी दूसरे के पास हो जाए। अब इसी में स्टेटमेंट दे दिया, मान लीजिए कि 2-3 स्टेटमेंट दे दिया कि सार्वजनिक उद्यम ये उद्यम है जिनका स्वामित्व तथा प्रबंधन दोनों का सरकार के पास हो, या सिर्फ स्वामित्व सरकार के पास हो, तो क्या होगा, प्रबंधन भी होगा तब भी तो वो सरकार का ही है, लेकिन स्वामित्व भी है तब भी वो सरकार का है। अब मान लीजिए दोनों कथन दिए हुए हैं कि उनका प्रबंधन तथा स्वामित्व क्या है, सरकार के पास हो, कथन बिल्कुल सही है, स्वामित्व भी है प्रबंधन भी है, उससे आगे भी बढ़ की चीजें हैं। दूसरा कथन क्या है कि केवल स्वामित्व सरकार का हो, प्रबंधन किसी अन्य के हाथ में हो, तो आपको लगेगा कि यार ये शायद ऑप्शन गलत हो सकता है।
तो ऑप्शन यही परिभाषा लिखी हुई है कि स्वामित्व भले ही स्वामित्व सरकार का हो सकता है, प्रबंधन भले ही किसी दूसरे के पास हो, वे सभी उद्यम क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक उद्यम कहलाते हैं। तो सार्वजनिक उद्यम आप लोगों को समझ में आया। अब इसमें क्या है, मिनी रत्ने क्या है, नौ रत्ने क्या है, महारत्ने क्या है, इन सब सारी चीजों के बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा भी जो सर्विस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे। पढ़ा नहीं रहे, देखिए मजाक कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। मजाक करने का मतलब ये नहीं है कि तुम गलत पढ़ा रहे हो, कुछ और पढ़ा रहे हो, मतलब टाइम नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को प्रॉपरली। मजाक करने का मतलब वो सेंस है, वो मत समझ लीजिएगा कि मजाक करने यहाँ 1.5 घंटे आते हैं फिर आप लोगों के साथ हंसी मजाक होता है, ठीक। मतलब टाइम प्रॉपरली टाइम नहीं मिल पा रहा है। प्रॉपरली टाइम मिले तो इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ाया जाए तो लगभग कम से कम 10 से 15 दिन चाहिए। तो इंडस्ट्री के हर एक सेक्टर के बारे में जो 8 कोर इंडस्ट्री उठाई गई हैं, इनके सब सारी चीज़ों के बारे में, क्या क्या इनके बारे में नीतियाँ आ रही हैं, क्या क्या पॉलिसियाँ डिसाइड हो रही हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों से पढ़ा जाए। तब जाके आप ढूंढेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, लाओ कहाँ से निकाले, इनको कहाँ से आया, कहाँ से देखे। अब इस तरह में होता है कि जो हम पढ़ा दिए हैं तो आप लोगों की लक की बात है कि जो पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन आ गया तो कर ले जाएंगे, और यदि नहीं आएगा तो ये होगा कि बस इधर उधर ताकेंगे कि कहीं से व्यवस्था बन जाए, तो है ना। चलो ठीक है। जी आएंगे।